नमस्कार प्यारे साथियों, रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे मित्रों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्षेत्र मिति के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे क्षेत्र मिति से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज उसी को हम कंटिन्यू रखते हुए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह आपको दिया गया है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज के अंदर हो और उस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो उस समबाहु त्रिभुज की आपको क्या ज्ञात करनी है दोस्तों? भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, जब भी इस प्रकार का आपके पास में प्रश्न आता है तो आप लोग याद रखना दोस्तों, इस प्रकार के जब भी प्रश्न की बात आए तो यहाँ आपको दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों अंतःवर्त के बारे में, और एक हमारे पास आता है क्या, दूसरा आएगा परिवर्त। देखिए, अंतःवर्त का मतलब होता है दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाला वर्त। जैसे मान के चलिए ये कोई हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। अब हमने क्या किया, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर दोस्तों इस प्रकार से हमने क्या बनाया, एक वर्त बना दिया। तो आप लोग कहोगे कि इस समबाहु त्रिभुज के अंदर जो बनने वाला ये वर्त है ये क्या कहलाता है दोस्तों? अंतःवर्त कहलाता है। ये क्या करता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है और ये इस त्रिभुज के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका अंतः केंद्र। अब देखिए, यदि हम इस केंद्र से इस समबाहु त्रिभुज की इन भुजाओं के ऊपर लंब डाले तो ये क्या कहलाती है? इस वर्त की त्रिज्या कहलाती है। ये वर्त की त्रिज्या आ गई और ये इसके ऊपर क्या है दोस्तों? इस प्रकार से लंब है। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा अंतःवर्त। इसी प्रकार एक हम बात करते हैं परिवर्त के बारे में। परिवर्त का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्त जो इस समबाहु त्रिभुज के बाहर बनता है और समबाहु त्रिभुज के ये जो तीनों शीर्ष है, इन तीनों शीर्षों को क्या करता है दोस्तों? वह स्पर्श करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो बनने वाला ये क्या कहलाता है? आपका अंतः केंद्र। तो इसको हम लोग कहते हैं परिकेंद्र। क्लियर? तो इस प्रकार बनने वाला जो वर्त है ये क्या कहलाता है दोस्तों? आपका परिवर्त कहलाता है। तो एक तो हमने बात की अंतःवर्त के बारे में। अंतःवर्त में आप लोग क्या ध्यान रखोगे, समबाहु त्रिभुज के अंदर बनने वाला जो वर्त होता है वह अंतःवर्त कहलाता है। और यह वर्त इस प्रकार से बनता है कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या करता है? स्पर्श करता है। और यदि हम लोग ये जो हमारा ये दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज, अगर इसके केंद्र से हम लोग इसकी भुजाओं के ऊपर लंब डालते हैं तो ये क्या कहलाती है दोस्तों? वर्त की त्रिज्या कहलाती है। इसी प्रकार देखिए, अगर हम लोग बात करें इसकी परिवर्त की, तो परिवर्त का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज के बाहर बनने वाला वर्त, और वह इस प्रकार से बनेगा कि वह उस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को क्या करेगा? स्पर्श करेगा। वह क्या कहलाएगा? परिवर्त कहलाएगा। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती है। एक तो हम लोग बात करेंगे कि समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या। देखिए, अंतःवर्त की त्रिज्या जब ज्ञात करनी हो तो आप लोग सूत्र याद रखना, भुजा बटा 2√3। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला कब काम में आएगा? जब हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तब तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। अगर बात की जाए किसकी? परिवर्त की, यानी समबाहु त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या, तो परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो हमारे पास फॉर्मूला काम में आएगा दोस्तों भुजा। और ये भुजा किसकी है? समबाहु त्रिभुज की। भुजा बटा √3। तो ये दो बातें आप लोगों को इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं प्रश्न की। प्रश्न कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का अंतः केंद्र उस त्रिभुज के अंदर हो और यहाँ वर्त की जो त्रिज्या है वो आपको कितनी दी गई है दोस्तों? आर का मान आपको दिया गया है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो आपको बतानी है उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए, मैंने आपसे क्या कहा
कि बात की जा रही है अंतः केंद्र की। ठीक है, अंतः केंद्र का मतलब हो गया अंतःवर्त, जो किसके अंदर बनेगा, एक समबाहु त्रिभुज के अंदर। तो अभी मैंने आपसे कहा यदि समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो यह सूत्र होता है आर बराबर भुजा बटा 2√3। और यहां दोस्तों आपको आर का मान कितना दिया हुआ है, 3। जब आप लोग इस आर की जगह 3 रखोगे और बराबर में क्या आ जाएगा, भुजा, जो हमें समबाहु त्रिभुज की ज्ञात करनी है, और भुजा बटा 2√3। क्लियर है। अब देखिए बीच में बराबर का चिन्ह है और यह आ गया 3 बराबर भुजा बटा 2√3। देखिए यहां 3 के बटे में कुछ नहीं है, आप लोग क्या मानोगे, 1। अब बीच में किसका चिन्ह आ गया, बराबर का। बीच में बराबर का चिन्ह आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, वज्र गुणा। जब भुजा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, भुजा, और बराबर आ जाएगा 3 को गुणा करेंगे 2√3 से तो यह आ जाएगा 3 दूनी 6, 6√3 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर। तो 6√3 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होगा प्यारे मित्रों, आपका करेक्ट आंसर। इसी प्रकार देखिए आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 हमारे से कहता है कि उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 सेमी है कि आपको क्या बताना है, इसके परिवर्त की त्रिज्या की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए दोस्तों, पहले वाला जो क्वेश्चन था वो था अंतःवर्त से संबंधित। अब जो प्रश्न आया वो किससे संबंध आ रहा है हमारा, ये आ रहा है एक किससे संबंधित है, परिवर्त से संबंधित है। तो आपको पता है परिवर्त का मतलब क्या होता है कि ऐसा वर्त जो एक समबाहु त्रिभुज के बाहर बनेगा और उसके तीनों शीर्षों को क्या करेगा, स्पर्श करेगा, ये कहलाएगा परिकेंद्र। ठीक है। अब देखिए प्रश्न कहता है कि उस समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 6√3 है। अब ये जो समबाहु त्रिभुज की भुजा है, ये भुजा आपको कितनी दी गई है दोस्तों, ये दी गई है 6√3 सेंटीमीटर। तो आपको ज्ञात करना है इसके ये जो इसके चारों तरफ क्या बन रहा है, परिवर्त बन रहा है, इसकी ये त्रिज्या की लंबाई आपको क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। तो आप लोगों को पता है मैंने आपसे कहा कि जब भी समबाहु त्रिभुज की हमें क्या ज्ञात करना हो, इस परिवर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी हो तो उसका सूत्र होता है आर बराबर भुजा बटा √3। तो आर का मान हमें ज्ञात करना है और भुजा दी गई है 6√3 बटे में आ जाएगा √3। √3 से √3 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 सेंटीमीटर। यानी आप लोग कहोगे कि ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है कि दो वर्त बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। देखिए दो वर्त आपको दिए गए हैं और वो दोनों वर्त जो स्पर्श करेंगे वो किस रूप में करेंगे, बाह्य रूप में, यानी बाहर की तरफ से एक दूसरे को क्या करेंगे, वो टच करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें ये पता नहीं है कि उन वृत्तों की साइज क्या है। आगे हम बात करें उनके क्षेत्रफलों का जो योग आएगा वो आएगा 130 पाई वर्ग सेमी और उनके केंद्रों के जो बीच की दूरी आएगी वो आ जाएगी 14 सेमी। तो हमें बताना है दोस्तों कि उनमें से अपेक्षाकृत छोटे वर्त की त्रिज्या क्या है। समझिएगा आप लोग ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि दो वर्त है, एक वर्त छोटा है क्योंकि हमें छोटे वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, दूसरा वर्त हमारा क्या होगा, बड़ा। दोनों वर्त क्या करेंगे दोस्तों, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करेंगे। क्लियर है। उन दोनों वर्तों के क्षेत्रफलों का जो योग आएगा वो तो हमें प्रश्न में दिया हुआ है। उन दोनों वर्तों के केंद्र के बीच की दूरी भी हमें दी गई है, तो हमें बताना है छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, दो वर्त हमें बनाने हैं। एक वर्त दोस्तों हमारा बनेगा छोटे आकार का और दूसरा वर्त हमारा बनेगा बड़े आकार का। तो जैसे मान लीजिए एक वर्त मैंने ये लिया छोटा वाला वर्त और एक वर्त आ गया दोस्तों इस प्रकार से बड़ा वाला वर्त। ये दो वर्त है हमारे पास। ठीक है। अब मैंने देखिए क्या किया, यह आ गया छोटे वाले वर्त का केंद्र और ये हमारे पास आ गया दोस्तों बड़े वाले वर्त का केंद्र। ये आगे दोनों वर्तों के केंद्र। देखिए दोनों वर्तों के केंद्र आगे
और यह आ गया दोनों वृत्तों के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा। तो यहां से यहां तक तो आ जाएगी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, और यहां से यहां तक आ जाएगी दोस्तों इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। अब देखिए प्रश्न क्या कहता है कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आप लोग मुझे बताइए केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो आप लोग कहोगे यहां से लेकर यहां तक की जो दोस्तों ये दूरी है, इस केंद्र से लेकर दूसरे केंद्र के बीच की जो दूरी है कितनी दी गई है हमें, 14 सेंटीमीटर। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या r है, जैसे यहां से लेकर यहां तक की त्रिज्या r है, और एक बात बताइए यहां से लेकर यहां तक की टोटल दूरी है 14 सेंटीमीटर। अगर इस पूरी 14 सेंटीमीटर में से मैं यहां से यहां तक की दूरी r घटा दूं तो ये जो बचेगी ये क्या आ जाएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या जब हमें अगर मान लो पूछी जाए तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस 14 सेंटीमीटर में से किसको घटा देंगे, r को। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए सबसे पहले हमने बात की दो वृत्त है दोस्तों हमारे पास। एक आ गया छोटा वृत्त और दूसरा आ गया हमारे पास दोस्तों बड़ा वृत्त। छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गई r और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी 14 माइनस r। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 14 है। यदि छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या r मान ली तो अगर 14 में से r घटा देंगे तो जो शेष बचेगी वो क्या आ जाएगी, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या। अब प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का जो योग है वो कितना है, 130 पाई। एक बात आप लोग मुझे बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल आता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को हम लोग जोड़ेंगे और वो बराबर में कितना आएगा हमारे पास, 130 पाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए पहले वाले वृत्त की त्रिज्या आर मानी, आ गया पाई आर स्क्वायर, प्लस दूसरे वाले का आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। दूसरे वाले की त्रिज्या कितनी है, 14 माइनस आर। तो इस आर की जगह दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 14 माइनस आर का होल स्क्वायर। समझिएगा, आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जब आप लोग जोड़ोगे तो जोड़ने पर बराबर में कितना आएगा, 130 पाई। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या आर हो गई, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या क्या आ जाएगी, 14 माइनस आर। तो यहां आया आर स्क्वायर, यह हो जाएगा 14 माइनस आर का स्क्वायर। और जब दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा, यह आएगा 130 पाई। अब देखिए तो यहां से दोनों में पाई कॉमन आ रहा है, तो पाई हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, ये बन गया हमारा आर स्क्वायर। देखिए यहां भी पाई है, यहां भी पाई है, पाई हमारे पास कॉमन आ गया, तो यह आ गया हमारा आर स्क्वायर प्लस, यहां ध्यान दीजिए आप लोग, ये बन रहा है दोस्तों आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां आपके पास एक सर्वसमीका काम में आएगी यदि इस 14 को हम लोग क्या मान ले a और इस r को हम लोग क्या मान ले b, तो यहां सर्वसमीका काम में आएगी दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर। और आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यह होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां रखेंगे दोस्तों a स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर r का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू a इंटू b, और बराबर में आ जाएगा आपका 130 पाई। पाई से पाई तो क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। अब देखिए आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को जोड़ोगे तो यह आ जाएगा दोस्तों 2r स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर में आर स्क्वायर को जोड़ा तो बताइए क्या आ गया, 2r स्क्वायर। इसी प्रकार ये हो जाएगा 14 को 2 से गुना करोगे 14 दूनी 28
और 28 को r से गुणा करोगे तो ये आएगा दोस्तों माइनस का 28r प्लस 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 196 और बराबर में क्या आ गया हमारा 130। देखिए तो आप लोग मुझे बताइए कि आर स्क्वायर में आर स्क्वायर जब हमने जोड़ा तो हमारे पास आ गया 2r स्क्वायर और माइनस 14 दूनी 28r प्लस 14 का स्क्वायर होता है दोस्तों 196 और बराबर में आ गया 130। तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा कि 2r स्क्वायर माइनस का 28r प्लस का 196 प्लस के 130 बराबर के इधर हो जाएंगे माइनस के 130, तो सामने क्या बचेगा दोस्तों 0। ये द्विघात समीकरण बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये बनेगा 2r स्क्वायर माइनस, ये माइनस है यहाँ ध्यान रखना, ये हो गया 2r स्क्वायर माइनस 28r प्लस 196। देखिए 196 में से आपको कितने घटाने हैं 130। जब आप इसे घटाओगे दोस्तों तो ये बच जाएगा आपके पास कितने 66, ठीक है, ये आ गया 66। अब देखिए द्विघात समीकरण आपको प्राप्त होता है 2r स्क्वायर माइनस का 28r प्लस का 66। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, जब हम लोग पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे तो 2 में 2 का भाग दिया तो आ जाएगा 1r स्क्वायर माइनस का 28 में 2 का भाग दिया तो 14r प्लस 66 में देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 33। तो यहाँ से जो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है दोस्तों r स्क्वायर माइनस का 14r प्लस का 33। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस द्विघात समीकरण के आपको क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। क्लियर। द्विघात समीकरण आपको दिया हुआ था r स्क्वायर माइनस का 14r प्लस का 33। देखिए दोस्तों ये द्विघात समीकरण है और जब भी द्विघात समीकरण के हम लोग गुणनखंड करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो अचर पद दिया हुआ रहता है उस अचर पद को हम लोग किसके साथ गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली संख्या के साथ गुणा में करते हैं। तो 33 को गुणा करेंगे 1 से तो ये आ जाएगा 33 एकम 33। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इस 33 के ऐसे 2 गुणनखंड करने हैं कि अगर उन दोनों संख्याओं को हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 33। या तो उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ने पर या उन दोनों संख्याओं को आपस में घटाने पर हमारे पास कितने आने चाहिए, 14 आने चाहिए। तो एक बात बताइए आप लोग मुझे, यदि मैं आपसे कहूँ 11 और 3, तो 11 और 3 दोस्तों ऐसी संख्याएं हैं कि अगर इन दोनों को आपस में गुणा करते हैं तो ये आता है 11 तिया 33, और अगर हम 11 को और 3 को जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 14 प्राप्त होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर ऐसे कैसे आ जाएगा, देखिए माइनस के 14r है, इसके हम लोग 2 टुकड़े कर देंगे। इसको हम लिखेंगे कि माइनस का 11r माइनस का 3r और प्लस का 33 आपका ऐसे कैसे आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 0। समझिएगा आप लोग ध्यान से, माइनस के 14r को हमने 2 भागों में तोड़ा, माइनस का 11 और माइनस का 3r, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 11 और 3 माइनस के 14। देखिए 3 पद थे, अब हमें टोटल कितने पद प्राप्त हो गए, 4 पद, यानी हमें 2-2 पदों के क्या बनाने हैं दोस्तों, जोड़े बनाने हैं। तो दोनों संख्याओं में r कॉमन आ गया, r स्क्वायर मतलब r कितनी बार आ रहा है, 2 बार, एक r हमने कॉमन ले लिया तो r माइनस का 11, यह आ जाएगा माइनस का 3, यहाँ बचेगा हमारे पास r, माइनस 3 का भाग देंगे प्लस के 33 में तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कितनी बार जाएगा दोस्तों, 11 बार, बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, याद रखना जब भी द्विघात समीकरण के गुणनखंड करो तो ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट में आने वाली, आपको क्या प्राप्त होनी चाहिए, समान प्राप्त होनी चाहिए, तब तो आपका गुणनखंड सही है। तो एक तो बन जाएगा दोस्तों r माइनस का 11 और एक बन जाएगा यहाँ से r माइनस का 3। तो एक तो वर्त की त्रिज्या आ जाएगी r माइनस का 11 बराबर 0 और एक आ जाएगी r माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, चलिए माइनस के 11 बराबर के इधराते किसके हो जाएंगे दोस्तों, प्लस के 11। तो एक तो त्रिज्या प्राप्त होती है आपको 11 और एक त्रिज्या आपको कितनी प्राप्त होती है दोस्तों, ये त्रिज्या आपको प्राप्त होती है 3। और आपको पता था
कि दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी कितनी थी आपके पास 14 सेंटीमीटर। तो अगर देखिए आपसे प्रश्न में पूछी गई है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बताइए छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए वो आपसे पूछता बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी आ जाती दोस्तों 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर वो दोनों का क्षेत्रफल आपसे पूछता अलग अलग तो आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। वो आपसे पूछे दोनों के क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात बताइए, तो आप दोनों के क्षेत्रफलों के बीच में अनुपात भी निकाल सकते हो। वो पूछता आपसे दोनों वृत्तों की परिधियों के बीच में अनुपात बताइए, तो वो भी आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो। आपके पास क्या होनी चाहिए, दोनों वृत्तों की अलग अलग त्रिज्याएं ज्ञात होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आगे हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4 कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की, देखो यदि एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या यह आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी अंतः त्रिज्या की माप आपको ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना, ये इस प्रकार के क्वेश्चन है कि हमें इसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ आपको एक बेसिक सी जानकारी ध्यान में रखनी है। मैंने आपसे कहा समबाहु त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें और वर्त से संबंधित, तो एक तो आता है अंतःवर्त, एक हम लोग बात करते हैं किसकी, परिवर्त की। अंतःवर्त की अंतः त्रिज्या, परिवर्त की परित्रिज्या। तो याद रखना एक समबाहु त्रिभुज की जो ये अंतः त्रिज्या होती है, अंतः त्रिज्या आधी होती है किसकी, उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या की। तो याद रखना दोस्तों कि समबाहु त्रिभुज की अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, समबाहु त्रिभुज की, तो यह आ गया दोस्तों समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या बराबर होता है 2 गुना अंतः त्रिज्या। यानी ध्यान रखने योग्य बात यह है कि समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या होती है यह आधी होती है दोस्तों किसकी, उस समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या की। ठीक है, तो यहाँ समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर। जब आप लोग अंतः त्रिज्या निकालोगे तो आधा करने के लिए 2 का भाग दोगे, तो समबाहु त्रिभुज की जो अंतः त्रिज्या आएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। तो ध्यान रखना समबाहु त्रिभुज की जो ये आपके पास आती है परित्रिज्या, ये हमेशा 2 गुनी होती है किसकी, अंतः त्रिज्या की। यानी अंतः त्रिज्या इस परित्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि एक वृत्तीय पहिया 11 किलोमीटर की दूरी, देखिए पहिया आपको दिया गया है, पहिया किसके आकार का होता है, वर्त के आकार का। और मैंने आपको बताया था पिछली कक्षा में कि कोई भी पहिया जब अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो याद रखना पहिए द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो दूरी तय की जाती है वह वर्त की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। देखिए यदि एक वृत्तीय पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, बताइए दूरी कितनी तय करेगा पहिया, तो दूरी तय करता है दोस्तों 11 किलोमीटर। दूरी की बात आ गई, तय करने में 1000 परिक्रमण करता है, यानी चक्कर कितने लगाता है, तो यह कुल चक्कर लगा रहा है दोस्तों 1000। आपको बताना है इस पहिए की त्रिज्या कितनी होगी। पहिया किसके आकार का होता है, वर्त के आकार का, यानी वर्त की त्रिज्या आपको क्या करनी है दोस्तों, ज्ञात करनी है। आप लोग मुझे एक बात बताइए, वर्त की त्रिज्या जो आपके पास आएगी वो किस में आएगी दोस्तों, ऑप्शन में दी गई है मीटर में, जबकि आपको कुल दूरी किस में दी गई है, किलोमीटर में। जब इस किलोमीटर को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में, तो आपको पता है किससे गुणा करेंगे, 1000 से, तो यह आ जाएगा दोस्तों 11,000 मीटर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 किलोमीटर और 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने मीटर होते हैं, तो यह आएगा 1 किलोमीटर बराबर होता है कितना, 1000 मीटर। ठीक है, आप सबको मालूम है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। देखिए दूरी किलोमीटर में दी गई थी, हमने चेंज कर ली किसमें, मीटर में।
अब आप लोग मुझे बताओ, मैंने आपसे कहा था कोई भी पहिया हो, जब वह अपना एक चक्कर पूरा करता है तो एक चक्कर में वह जितनी दूरी तय करता है दोस्तों, वह उस पहिए की क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, अगर इस पहिए की परिधि ज्ञात करनी है, यानी आपको ज्ञात करना है पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो आप लोग क्या करोगे, कुल दूरी के अंदर चक्रों का भाग दोगे। तो कुल दूरी कितनी आई दोस्तों, ये आई 11,000 मीटर। इसमें भाग दोगे किसका, 1000 चक्रों का, तो ये कट जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 मीटर। यानी 11 मीटर जो आएगी ना, ये आएगी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, जो क्या कहलाती है, वर्त की परिधि। और वर्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर बराबर आ गया 11, तो आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 11, 22 दूनी 44/7 इंटू आर बराबर 11। जब यहाँ से आर का मान निकालोगे दोस्तों, तो 44/7 बराबर के इधर गुणा में आएगा, तो 7 तो ऊपर चला जाएगा और 44 कहाँ आ जाएगा आपका दोस्तों, नीचे। तो यह आ जाएगा 11 चौक 44, यानी 77 में किसका भाग दोगे दोस्तों, 4 का। तो देखिए आपको प्राप्त होगा 4 एकम 4, और 7 में से 4 गए तो बच्चे 3, यानी 4 नाम 36, 19। तो आपसे पूछा गया था पहिए की त्रिज्या, और ये किस में दी गई है दोस्तों, मीटर में। चलिए देखो, ये आ जाएगा 11, आपके पास आ गया 2 पाई आर परिधि, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर बराबर 11, ठीक है। 22 दूना 44/7 इंटू आर बराबर 11, तो यह आ जाएगा दोस्तों 11 × 7/44। क्लियर। देखिए जब 11 का भाग देंगे 44 में, तो एक कटेगा 11 चौक 44, और यानी 77, सॉरी देखिए दोस्तों ये 7 है, 77 नहीं है, ठीक है। तो यह आ जाएगा हमारा 11 × 7, यानी जब देखो 7 के अंदर जब हम लोग भाग देंगे किसका, ये 7 है, यहाँ पे 77 नहीं है, ठीक है। और 7 के अंदर जब आप लोग भाग दोगे 4 का दोस्तों, तो यह आएगा आपके पास 4 एकम 4, यानी 1 पॉइंट बचेगा 3, 3 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 30, यानी 4 7 28, 1.75 जो है दोस्तों मीटर, वो आपका क्या जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो वर्त की त्रिज्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी दोस्तों आपको 1.75 मीटर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः भाग में, देखिए समबाहु त्रिभुज और उसके अंतः भाग में यानी अंदर की तरफ, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतः भाग में स्थित किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की जो लंबाइयां है वो क्रमशः 6, 7 और 8 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उस त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है वो कितनी होगी। देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, और प्रश्न आपसे इस प्रकार से कहता है, सबसे पहले क्या लेना है दोस्तों आपको, एक समबाहु त्रिभुज। देखिए सबसे पहले हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये समबाहु त्रिभुज आ गया दोस्तों, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज को, ये समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी तीनों भुजाएं क्या है दोस्तों, समान माप की है, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस समबाहु त्रिभुज के अंदर लेंगे केंद्र, और इससे इन तीनों भुजाओं के ऊपर हम लोग क्या डाल देंगे दोस्तों, लंब डाल देंगे, जो क्या कहलाते हैं, अंतर लंब कहलाते हैं, ठीक है। अब इन अंतर लंबों की जो लंबाई है, जैसे आपको दे दी कितनी, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्लियर है। आपको बताना है इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। चलिए देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज बनाया, राइट। और मान के चलिए समबाहु त्रिभुज को मैंने यहाँ पे क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया दोस्तों ABC। आप लोग कहोगे सर ABC एक समबाहु त्रिभुज है और इसकी तीन भुजाएं हो गई AB, BC और AC, राइट।
अब हमने क्या किया, इसके अंदर वाले भाग में एक केंद्र लिया और उस केंद्र को जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको मैंने ओ नाम दे दिया। अब केंद्र ओ से हमने क्या किया, तीनों भुजाओं के ऊपर 3 लंब डाल दिए। एक आ गया 6 सेंटीमीटर, एक आ गया 7 सेंटीमीटर, एक कितना आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। हमें बताना है समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी। तो मैंने आपसे कहा था जब इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हमें याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र बनता है हमारा अंतर लंबों का योग का स्क्वायर बटा √3। ये चीज आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंतर लंबों के योग का स्क्वायर बटा √3। यदि मान के चलिए आपको इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना होता, जब तो आप लोग सिंपल सा क्या कर देते, तीनों अंतर लंबों को जोड़ते। जैसे आ गया 6 + का 7 + का 8 का होल स्क्वायर और बटे में क्या आ गया आपका √3। तो ये तो आपको क्या प्राप्त हो जाता दोस्तों, 6 और 7 जैसे आ गया 13 और 8 21, 21 का स्क्वायर होता है दोस्तों, तो ये आ जाता आपका 21 441 और बटे में आपका क्या आ जाता √3। ठीक है, देखिए 20 का स्क्वायर होता है 421 का आ जाता आपका 441, तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 441 बटे में क्या आ गया √3। ये तो आपका आंसर क्या होता जब वह आपसे पूछता कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वह आपसे पूछ रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो एक बात बताइए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, जो बराबर में हमें दिया हुआ है 441/√3। अब देखिए इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें भुजा का मान चाहिए, तो √3/4 गुणा की संख्या जब बराबर की इधर आएगी तो 4 तो ऊपर चला जाएगा, √3 कहाँ जाएगा दोस्तों नीचे। ठीक है, तो यह हमें प्राप्त होगा कि भुजा स्क्वायर बराबर 441/√3 इंटू 4/√3। तो यह आ जाएगा हमारा 441 इंटू 4, √3 को √3 से गुणा करेंगे, हट जाएगा, क्या बच जाएगा 3। यह आएगा दोस्तों 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 7 21 इंटू 4। ठीक है, देखो 3 का भाग देंगे 441 में, 3 एकम 3, 1 बचेगा 14, 3 चौक 12, 2 बचे 21, 3 7 21, 147 को हम लोग किससे गुणा कर देंगे दोस्तों 4 से। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4 7 28 का 8 हासिल 2, 4 चौको 16, 17 18 का 8 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, 588। क्लियर है, और 588 किस में आएगा दोस्तों आपका अंडर में आ जाएगा ये। क्लियर, अंडर में आएगा। तो यहाँ जब हम लोग देखो इसको सोल्व करेंगे तो 14 इंटू 14 होता है दोस्तों 196, और 196 को अगर हम लोग मान लो 3 से गुणा करके देखें तो 196 इंटू 3, 3 छिंग 18 का 8 हासिल 1, 3 नाम 27 और 1 28 का 8 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5। देखिए 588 आ गया। 588 किसका मान है दोस्तों हमारे पास, 588 हमें प्राप्त हुआ भुजा स्क्वायर का। तो भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 588। हम लोग मान निकालेंगे भुजा का, तो स्क्वायर हटते सामने लग जाएगा अंडर 588 का जो मान है दोस्तों वो आ जाएगा 196, सॉरी यह आ जाएगा 14√3, क्योंकि 14√3 का मतलब हो गया कि 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 को जब हम लोग 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हमें कितना प्राप्त होगा 588। क्लियर है, उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप सभी लोगों को सही तरीके से समझ में आया होगा।
तो एक बार जल्दी से दोस्तों इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच सके। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है कि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 4√2 + 4 है तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है, सबसे पहले बात की जाती है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए हमने बात की समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि ऐसा त्रिभुज जो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। मतलब वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और कर्ण भुजा को छोड़कर जो दो भुजाएं बच गई, यानी एक तो आती है आधार और एक कौन सी आती है लंब, वो दोनों क्या होनी चाहिए, समान माप की होनी चाहिए। तो जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि मैंने कहा इस प्रकार से एक ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है दोस्तों हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण के सामने वाली भुजा आ गई दोस्तों कर्ण, ये कर्ण भुजा आ गई सबसे बड़ी, इसको नाम दिया मैंने ABC। अब आपको पता है दोस्तों ये समकोण समद्विबाहु है, तो मतलब ये दोनों भुजा क्या होगी, समान माप की। अगर मैं इस भुजा को A मानूं तो ये भुजा भी क्या आएगी A, अगर मैं इसको X मानूंगा तो ये भी क्या आएगी दोस्तों X। क्लियर है। देखिए दोनों भुजा समान माप की आएगी, राइट। चलिए अब मैं आपसे कहूं ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो बताओ कर्ण का मान कितना आएगा। तो आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों कि कर्ण का जब हम लोग मान निकालेंगे तो हमें पता है समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है, बोधायन प्रमेय। और ये क्या कहती है दोस्तों कि कर्ण का जो वर्ग है ना, वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से कर्ण भुजा कौन सी है दोस्तों, तो यह आ जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है, आधार को हमने A मान लिया, A का स्क्वायर, लंब भी हमारा A होगा। क्योंकि यह समकोण समद्विबाहु है तो इसकी दोनों भुजाएं क्या होगी, समान माप की होगी। तो याद रखना दोनों कोण भी कितने डिग्री के आएंगे, समान माप के आएंगे, यानी 45 डिग्री के आएंगे। ध्यान रखना ये चीज हमेशा कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में बनने वाले न्यून कोण का मान कितने डिग्री होता है, 45 डिग्री। क्योंकि ये 90 है, तीनों को जोड़ने पर 180 आता है, तो ये दोनों का योग 90 आएगा। दोनों समान है, मतलब क्या आएंगे 45 डिग्री के। देखिए A स्क्वायर में A स्क्वायर जोड़ेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 2A स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो सामने लग जाएगा अंडर यानी √2, और A का स्क्वायर हटेगा तो इधर ये K का स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी ये बचेगा A, राइट। तो समझना स्क्वायर हटेगा सामने अंडर लग जाएगा। ठीक है, √2 तो ऐसे कैसे आ गया, अंडर से स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा A। यानी कर्ण भुजा की जो माप आई ना, यहाँ से कर्ण भुजा की हमें माप कितनी प्राप्त हो गई दोस्तों, ये प्राप्त हो गई √2A। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे, प्रश्न में पूछा गया था कर्ण की लंबाई। एक बात बताइए, कर्ण की लंबाई आएगी √2A, लेकिन इस कर्ण की लंबाई को ज्ञात करने से पहले दोस्तों आपके पास किसका मान होना चाहिए, इस A का मान होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न में क्या दिया हुआ है। प्रश्न कहता है दोस्तों कि आपको ज्ञात करना है, देखो प्रश्न में आपको दिया गया है इस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। कोई सी भी आकृति हो, परिमाप का मतलब होता है उसके चारों ओर की माप, यानी चारों ओर की भुजाओं का योग। अगर मैं कहूँ समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप चाहिए तो आप लोग कहोगे कुछ नहीं करना, तीनों भुजाओं को जोड़ दो, बस इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप आएगा दोस्तों, ये में प्राप्त हो जाएगा तीनों भुजाओं का योग। तो A प्लस का √2A, A में A जोड़ा 2A
2a प्लस का अंडर रूट 2a, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अंडर रूट 2a को कॉमन लेंगे। ध्यान देना आप लोग इस बात के ऊपर, जब अंडर रूट 2a को आप लोग कॉमन लोगे तो यहां से अंडर रूट 2a कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट 2, क्योंकि आपको पता है अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो अंडर रूट 2a मैंने कॉमन ले लिया, तो ये a तो हमारा कॉमन आ गया, 2 में से क्या बचेगा अंडर रूट 2, प्लस यहाँ से अंडर रूट 2a कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1। यानी आप लोग कहोगे इन समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है वो में कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, अंडर रूट 2a ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस का 1। और बताइए ये परिमाप हमें प्रश्न में कितना दिया हुआ है, तो आप लोग कहोगे सर परिमाप जो है वो हमें प्रश्न में दिया हुआ है साहब कितना, 4 अंडर रूट का 2 प्लस का 4। एक बात बताइए दोस्तों, ये आ गया अंडर रूट 2a, ठीक है, चलो अंडर रूट 2a ब्रैकेट अंडर रूट 2 प्लस का 1 बराबर, देखिए मैं आपसे कहूँगा कि दोनों संख्याओं में 4 कॉमन आ रहा है, 4 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2, और इधर देखिए दोस्तों यहाँ से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा 1। अंडर रूट 2 प्लस 1 से अंडर रूट 2 प्लस 1 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारे पास दोस्तों अंडर रूट 2 a बराबर 4, तो a बराबर आ जाएगा दोस्तों 4 बटा अंडर रूट 2, यानी a का मान कितना प्राप्त हुआ, 4 अंडर रूट 2। आपको बताइए किसका मान चाहिए था, यहाँ पर आपको मान चाहिए दोस्तों कर्ण का, और कर्ण कब आएगी, जब अंडर रूट 2 को किससे गुणा करोगे दोस्तों, a से। तो बताइए a का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, 4 बटा अंडर रूट 2। तो यानी आप क्या करोगे दोस्तों, ये अंडर रूट 2 तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इस a की जगह आप लोग क्या रखोगे, 4 बटा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा, आपका फाइनली आंसर क्या बचेगा प्यारे मित्रों, 4। तो आप लोग कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए आगे हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है कि एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। देखिए दोस्तों पहिया है, और बताइए पहिए का जो व्यास है, ये पहिए का व्यास आपको कितना दिया हुआ है दोस्तों, 14 सेंटीमीटर। पहिया होता है वर्त के आकार का, तो दोस्तों वर्त की त्रिज्या आ जाएगी कितनी, 7 सेंटीमीटर। आगे देखिए 144 किलोमीटर की दूरी, अब समझिए दूरी जो आपको दी गई है दोस्तों, ये दूरी दी गई है आपको 144 किलोमीटर, जबकि व्यास दिया हुआ है सेंटीमीटर। आप लोग मुझे बताइए पहले तो किलोमीटर को किस में चेंज करो, मीटर में। तो 1 किलोमीटर को जब हम लोग मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा मीटर में। और जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो ये आ जाएगा 144 इंटू 1000 इंटू 100, यानी आपको प्राप्त होगा दोस्तों 144 1 2 3 4 5 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 44 लाख। ठीक है, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। अगर हम लोग दूरी की बात करें सेंटीमीटर में तो ये कितनी प्राप्त होगी दोस्तों, 1 करोड़ 44 लाख। और ये त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए दोस्तों प्रश्न आपका कहता है कि एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है। पहिया होता है वर्त के आकार का, वर्त की त्रिज्या होती है व्यास की आधी, 14 का आधा किया, 2 का भाग दिया, कितना आ गया 7। 144 किलोमीटर की दूरी को हमने बदला मीटर में, 1000 से गुणा किया, मीटर को हमने बदला सेंटीमीटर में, किससे गुणा किया दोस्तों, 100 से। दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा। अब देखिए एक चक्कर का मतलब होता है कि पहिए की परिधि, पहिया जब चारों तरफ घूम जाता है एक बार तो वह एक चक्कर कहलाता है, यानी पहिए की परिधि। तो पहले हमें निकालनी है पहिए की परिधि। पहिया होता है वर्त के आकार का, वर्त की परिधि होती है दोस्तों 2πr। आप कहोगे 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू
त्रिज्या कितनी है दोस्तों 7, 7 से 7 कट जाएगा 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। देखिए पहिए की परिधि आई दोस्तों 44 सेंटीमीटर। जब परिधि का भाग आप लोग दूरी में दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, चक्रों की संख्या। तो आप लोग मुझे कहोगे कि साहब 1 करोड़ जो 44 लाख है इसमें भाग दे दो किसका, 44 का। तो ये दोस्तों सीधा सीधा कितना आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा 1 लाख। तो आप लोग कहोगे टोटल चक्रों की जो संख्या आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी प्यारे मित्रों, तो टोटल चक्रों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 1 लाख चक्कर। याद रखना पहिया जब अपना एक चक्कर पूरा करता है, एक चक्कर को पूरा करने में वो जितनी दूरी तय करता है वह उसकी परिधि कहलाती है दोस्तों, ठीक है। और चक्रों की संख्या ज्ञात करनी हो तो कुल दूरी के अंदर हम परिधि का भाग देते हैं, समझ गए, कुल दूरी में परिधि का भाग देते हैं, क्या आ जाती है, कुल चक्रों की संख्या। नेक्स्ट देखिए आगे अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का रुपये 135 प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य कितना है, 50,000 रुपये है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई बताइए क्या होगी। समझिएगा आप लोग ध्यान से, प्रश्न कहता है दोस्तों एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड। देखिए सबसे पहले बताइए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का एक भूखंड हमारे को बनाना है। तो हमने क्या किया साहब, सबसे पहले एक भूखंड बनाया और भूखंड जो हमने बनाया दोस्तों ये किसके आकार का बनाया, इस प्रकार से एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का एक भूखंड है, राइट। चलिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजा क्या होती है, समान। मान लीजिए इसकी समान भुजाएं हैं और ये क्या आ जाएगी दोस्तों, इसकी ऊंचाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, ये क्या कहलाएगी दोस्तों, इसका आधार जिसके ऊपर यह टिका हुआ है। ओके चलिए ये तो हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजा समान माप की हो। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये वाली भुजा अगर इस भुजा के समान है तो इस कोण का मान दोस्तों इस कोण के क्या आएगा, बराबर। चलिए देखो प्रश्न क्या कहता है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, दोस्तों दर जो आपको दी गई है यहाँ पर वो दी गई है 125 रुपये प्रति मीटर और कुल मूल्य कितना है 50,000। एक बात बताइए दोस्तों, आपको पहले यहाँ पर यह ज्ञात करना पड़ेगा कि ये जो आपको समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का जो भूखंड दिया गया है, इस भूखंड का ये अंदर वाला क्षेत्रफल कितना है। जब आप लोग इस समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड के अंदर का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका जो कुल मूल्य है, कुल मूल्य कितना दिया हुआ है आपको, यह दिया हुआ 50,000। इस कुल मूल्य में आप लोग किसका भाग दोगे, इसमें आपको भाग देना पड़ेगा दर का, जो आपको प्रति मीटर के हिसाब से दी गई है। दर कितनी दी गई है दोस्तों, 125। देखिए 125 का जब हम लोग भाग देंगे तो 125 दूनी आएगा हमारा कितना, 250। 250 दूनी आ जाएगा कितना, 500। तो यानी यह आएगा दोस्तों कितनी बार, 400 बार, ठीक है। तो आप लोग ये कहोगे कि सर ये जो हमें एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का भूखंड दिया गया है, इस भूखंड का जो क्षेत्रफल है
ये क्षेत्रफल कितना आ गया, ये आ गया 400 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आप लोग मुझे ये बताइए दोस्तों, ये 400 मीटर स्क्वायर आ गया। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई और बराबर कितना दिया हुआ है दोस्तों, 400। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो प्रश्न में देखिए आधार की लंबाई कितनी दी गई है, 40 मीटर। तो पहले हम लोग दोस्तों क्या ज्ञात करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। देखो ये जो ऊंचाई है ना, ये शीर्षलंब कहलाते हैं। यहाँ पर कितने डिग्री का 90 कोण बनता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो पहले हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे, क्लियर है। तो देखिए ऊंचाई आप लोग ज्ञात करोगे तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 इंटू आधार, देखिए आधार जो है दोस्तों वो प्रश्न में दिया हुआ था आपको 40 इंटू ऊंचाई की अगर हम लोग बात करें तो ऊंचाई जो है वो इसकी आपको ज्ञात करनी है और बराबर में दिया हुआ है 400। तो ये कटेगा 2 से 40 20 बार, 20 का भाग दिया 400 में कितनी बार आया, 20 बार। ऊंचाई कितनी प्राप्त हुई दोस्तों, आपको ऊंचाई प्राप्त होती है 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से ऊंचाई आ गई आपके पास 20 मीटर। अब देखिए ये ऊंचाई दोस्तों आपके पास 20 मीटर आ गई। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, प्रश्न कहता है कि भाई साहब आपको ज्ञात करनी है जो बराबर भुजाएं है ना, उनमें से प्रत्येक की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। जब प्रत्येक की लंबाई आप लोग ज्ञात करोगे दोस्तों, तो मुझे आप लोग ये बताइए, जैसे ही हमने समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर किसी शीर्ष से उसके आधार के ऊपर लंब खींचा तो वो क्या करता है, उसके आधार को 2 समान भागों में बांट देता है। यानी ये टोटल कितना है दोस्तों, टोटल 40 है। तो ये आधा कितना हो जाएगा, 20। ये आधा भी कितना हो जाएगा, 20। ये ऊंचाई भी 20 है। तो देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कि इस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये 20 का स्क्वायर 400 और ये 20 का स्क्वायर भी कितना होगा दोस्तों, 400। तो 400 और 400 कितना आ जाएगा, 800। 800 किसके बराबर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर के बराबर। तो कर्ण स्क्वायर के बराबर आ जाएगा दोस्तों 800। स्क्वायर हटेगा तो सामने लग जाएगा अंडरवुड। अंडरवुड 800 को जब आप लोग सोल्व करोगे तो यह आपको प्राप्त हो जाएगा 20√2। 20√2 का मतलब हो गया दोस्तों कि 20 × 20 400 और 400 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 800। यानी 20√2 ऑप्शन नंबर बी क्या होगा प्यारे मित्रों, आपका करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। देखिए प्रश्न नंबर 10 है कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि 2 पाई है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करना इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते समय कि आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसका आप लोग आंसर दीजिए कि उस वर्ग का परिमाप क्या होगा। यानी आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों, वर्ग का परिमाप। देखिए वर्ग का परिमाप आपको ज्ञात करना है और आपको मालूम है वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, 4 × भुजा। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, यदि आप वर्ग का परिमाप ज्ञात करोगे तो आप कहोगे सर हमें चाहिए 4 × भुजा। तो बताइए वर्ग का परिमाप ज्ञात करने से पहले आपके पास किसका मान होना चाहिए, वर्ग की भुजा का मान होना चाहिए। अब देखो उस वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल, यानी किसका क्षेत्रफल दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी प्रश्न आपका ये कहता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना, ये वर्ग का क्षेत्रफल दोस्तों किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। और ये उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि कितनी है, 2 पाई। तो वृत्त की परिधि आपको कितनी दी गई है, वृत्त की परिधि आपको दी गई है दोस्तों 2 पाई। समझिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 2 पाई पाई 4 पाई चार अंडर रूट पाई और 2 अंडर रूट पाई। जल्दी से बताइए आप लोग इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको कमेंट करके ये बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। देखिए सबसे पहले हमारा प्रश्न कहता है कि आपको ज्ञात करना है वर्ग का परिमाप। अब मैंने आपसे कहा कि वर्ग का परिमाप अगर हम लोग ज्ञात करेंगे तो बताइए वर्ग का परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र है वो होता है दोस्तों 4 इंटू भुजा। तो आप लोग कहोगे सर पहले हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, भुजा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। प्रश्न में आपको दिया हुआ है दोस्तों कि इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है ना ये किसके बराबर है, वर्त के क्षेत्रफल के बराबर, और ये उस वर्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी परिधि कितनी दी गई है 2 पाई। तो आप लोग बताओ दोस्तों वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर जो बराबर में कितनी दी गई है 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा दोस्तों, आर का मान आ जाएगा 1। ठीक है, आर का मान 1 आ गया। मान लीजिए इसको मैं मानूं मीटर में है, ऐसा मैंने माना कि ये त्रिज्या कितनी आ गई दोस्तों 1 मीटर। चलिए ये त्रिज्या आपकी दोस्तों 1 मीटर आ गई, वर्त की त्रिज्या 1 मीटर आ गई। आपको चाहिए दोस्तों इस वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो बताओ दोस्तों पाई आर स्क्वायर होता है। आपको आंसर देखो पाई में चाहिए ना, तो पाई को चेंज नहीं करना है, यानी पाई का मान हमें 22/7 रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। वर्त की परिधि दी गई थी दोस्तों 2 पाई, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 2 पाई से 2 पाई कट गई, वर्त की त्रिज्या में प्राप्त हुई 1 मीटर। वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह दोस्तों आ जाएगा पाई आर का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर क्या प्राप्त होता है 1। तो 1 को पाई से गुणा करेंगे, यानी दोस्तों वर्त का क्षेत्रफल क्या है पाई, और वर्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर। तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। आप लोग कहोगे भुजा स्क्वायर का मान कितना आया पाई। मैं कहूँगा भुजा निकालो, आप कहोगे स्क्वायर हटेगा तो सामने क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो भुजा का जो मान है दोस्तों वो हमें कितना प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा अंडर रूट पाई। ये अंडर रूट पाई आपको प्राप्त होगा दोस्तों। तो बताओ आपको चाहिए वर्ग का परिमाप, तो 4 इंटू भुजा आप लोग कहोगे 4 अंडर रूट पाई। तो ये जो 4 अंडर रूट पाई है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होगा आपका फाइनली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है। देखिए वर्ग का जो परिमाप है दोस्तों, ये वर्ग का परिमाप आपको किसके बराबर दिया हुआ है। तो प्रश्न कहता है कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर है। तो वर्ग का परिमाप बराबर है किसके, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के। देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है दोस्तों, तो वर्ग का परिमाप आता है 4 इंटू भुजा, और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है दोस्तों 3 इंटू भुजा। ध्यान रखना भुजा अलग अलग है, एक वर्ग की और दूसरी किसकी है, समबाहु त्रिभुज की। चलिए फिर प्रश्न कहता है दोस्तों कि यदि वर्ग का विकर्ण 12 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर लंबा हो। एक बात बताइए दोस्तों, वर्ग का जो विकर्ण है ये बताओ आपको प्रश्न में कितना दे दिया, 12 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। देखो वर्ग का विकर्ण दे दिया 12 अंडर रूट 2। मैंने आपसे पूछा बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है, आप लोगों का जवाब होगा कि सर वर्ग का जो विकर्ण है वो आता है हमारे पास भुजा अंडर रूट 2।
बताओ वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजा √2, जो बराबर में कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12√2। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, भुजा हमें कितनी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, भुजा प्राप्त हो जाएगी कितनी, 12। बताइए 12 भुजा किसकी आई दोस्तों, तो आप लोग कहोगे सर जो 12 भुजा हमें प्राप्त हुई है वो किसकी प्राप्त हुई है, वर्ग की। एक बात बताइए, वर्ग की भुजा 12 आ गई तो वर्ग की भुजा को अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा, वर्ग का परिमाप। तो 12 को 4 से गुणा किया तो बताओ क्या आया, 12 चौक 48, 48 क्या आ गया दोस्तों, वर्ग का परिमाप, जो किसके बराबर है, समबाहु त्रिभुज के परिमाप के। और वो क्या होता है दोस्तों, 3 इंटू भुजा। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालोगे तो इस गुणा 3 का भाग किस में दोगे, 48 में। 3 का भाग 48 में दिया तो ये जाएगा 3 एकम 3, 3 अंटे, सॉरी देखिए 3 का भाग देंगे हम 48 में तो ये जाएगा 3 एकम 3 और 1 बचेगा, 3 छिंग 18, यानी आपका आंसर आएगा 16। तो आप लोग ये कहोगे दोस्तों कि इस वर्ग की जो भुजा है वो तो हमें प्राप्त होती है 12 मीटर, ठीक है, सॉरी 12 सेंटीमीटर, और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा प्राप्त होती है वो कितनी आ गई, 16 सेंटीमीटर। प्रश्न पूछता है दोस्तों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। तो आप लोग बताइए समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो होता है दोस्तों √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यह आ जाएगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, 16 इंटू 16, 4 से कट जाएगा 4 बार, 16 चौकू 64, 64 √3 जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आगे बात करें प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 कहता है कि एक वर्गाकार खेत को 135 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से, देखिए दोस्तों दर जो आपको दी गई है वो दी गई है 135 रुपये प्रति हेक्टेयर, दर आपको हेक्टेयर में दी गई है दोस्तों 135 रुपए प्रति, ठीक है। चलिए जुताई कराने पर, देखो हमारे पास कोई खेत है, मैं आपसे कहूं कि जैसे मान के चलिए आपके पास ये कोई खेत है और ये खेत किसके आकार का है दोस्तों, ये वर्ग के आकार का है। अब आपको पता है खेत में जुताई कराओगे तो जुताई कराने का मतलब होता है इसके अंदर आपको हल चलाना है, और अंदर जब आप लोग हल चलाओगे तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, इस वर्ग का क्षेत्रफल, ये वर्ग का क्षेत्रफल कहलाएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, जब आपने इसके अंदर जुताई करवाई तो जुताई करवाने का जो खर्चा है ना वो आपके पास आता है 135 रुपये प्रति हेक्टेयर। एक हेक्टेयर का खर्चा कितना आता है, 135 रुपये। तो बताओ टोटल खर्चा कितने का आया, टोटल खर्चा आया 1215 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास एक खेत है और खेत किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है, उसमें हमने जुताई करवाई, जब हमने जुताई करवाई तो जुताई करवाने का जो खर्चा है वो आता है 135 रुपये प्रति हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर का खर्चा आया 135 रुपये। टोटल जो खर्चा हमारे पास आया दोस्तों वो आया 1215 रुपये। तो बताओ कितने हेक्टेयर हमारी ज़मीन है, तो वो क्या निकल के आएगा, उसका क्षेत्रफल। जब आप लोग इसका क्षेत्रफल निकालोगे, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुल लागत 1215 में किसका भाग देना होगा, दर का 135 का, कितनी बार जाएगा, 9 बार, 9 हेक्टेयर, 9 हेक्टेयर क्या आ जाएगा दोस्तों आपके इस वर्गाकार पूरे खेत का क्षेत्रफल। अब देखिए प्रश्न कहता है कि इस खेत के चारों ओर 75 पैसे प्रति मीटर। अब देखिए 75 पैसे प्रति मीटर, प्रश्न में क्या दिया गया है बताइए आपको, प्रश्न में दिया गया है 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाओगे। देखो जब बाड़ लगाओगे ना तो बाड़ लगेगी चारों तरफ, और चारों तरफ बाड़ लगाने का मतलब क्या होता है दोस्तों,
इसका परिमाप। ठीक है, तो 75 पैसे प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने पर क्या लागत आएगी? एक बात बताइए, प्रति मीटर है, मैं कहूंगा हेक्टेयर जो आपका क्षेत्रफल है उसको मीटर में बदलो। तो ध्यान देना दोस्तों, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर के। तो बताइए 9 हेक्टेयर किसके बराबर हो जाएगा? यह आ जाएगा 9 हेक्टेयर किसके बराबर होगा? 90,000 मीटर स्क्वायर के। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग ये कहोगे कि सर इसका जो क्षेत्रफल आएगा खेत का वो आ जाएगा 90,000 मीटर स्क्वायर। मैंने कहा खेत का क्षेत्रफल 90,000 मीटर स्क्वायर है, खेत वर्ग के आकार का है, इसकी भुजा ज्ञात करो। आप लोग कहोगे सर वर्ग की का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा स्क्वायर। तो मैंने कहा बताओ, भुजा स्क्वायर बराबर आ गया 90,000। स्क्वायर टेगा सामने लग जाएगा अंडरवुड 90,000 का जो मान है दोस्तों वह आपको कितना प्राप्त होगा? तो यह आ जाएगा अंडरवुड 90,000 का मान आ जाएगा दोस्तों 300 मीटर, क्योंकि 3 तिया 9। ठीक है, स्क्वायर हटा सामने अंडरवुड लग गया, अंडरवुड 90,000 का मान कितना आता है? 300। आप लोग ये कहोगे इस खेत की जो भुजा आएगी वो आएगी 300 मीटर। बताओ खेत की भुजा 300 मीटर आ गई, आपको चारों तरफ बाड़ लगानी है। बाड़ लगानी है, बाड़ का मतलब क्या आएगा? परिमाप। खेत किसके आकार का है? वर्ग के आकार का। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। भुजा दी गई है 300, 300 को गुणा कर दो 4 से, तो 4 को 300 से गुणा करोगे तो 4 तिया 1200। ठीक है दोस्तों, 1200 मीटर क्या आ जाएगी इसकी बाड़ की लंबाई। खर्चा किस हिसाब से आएगा? 75 पैसे प्रति मीटर। मैं कहूँगा 75 पैसे को मैं लिख सकता हूँ, देखो रुपये में खर्चा आ रहा है ना बाड़ लगाने का, तो 75 पैसे का मतलब क्या हो गया? 0.75 रुपये। तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो 1200 दिया गया है ना, इस 1200 को किससे गुणा करोगे? 0.75 से। तो आपका खर्चा आ जाएगा दोस्तों कितना? 900 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा विशेष ध्यान देना है आपको इस चीज के ऊपर। अगला प्रश्न नंबर 13 है। देखिए प्रश्न नंबर 13 कहता है कि एक आयत की परिमिति, दोस्तों परिमिति का मतलब होता है परिमाप, यानी उस आयत के चारों ओर की माप। देखो एक आयत की परिमिति 96 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए मान के चलो दोस्तों ये कोई आयत है और इस आयत का परिमाप कितना आ गया दोस्तों? 96 सेमी, तथा उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल कितना है? 560 वर्ग सेमी। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? अनुपात ज्ञात करना है। समझिएगा, आयत का परिमाप आपको दे दिया, आयत का क्षेत्रफल भी आपको दे दिया। अब आपको क्या ज्ञात करना है दोस्तों? लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, बताइए आप लोग मुझे दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है? आप लोग कहेंगे आयत का परिमाप होता है 2 इंटू ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना दिया हुआ है दोस्तों? 96। अगर 2 का भाग 96 में दोगे तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान है ये आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। 96 में 2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 48। यानी आप लोग ये कहोगे कि सर अगर हम लंबाई को और चौड़ाई को दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 48 सेंटीमीटर। एक चीज़ तो ये आ गई। दूसरी बात आती है दोस्तों इसका क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। मैंने कहा लंबाई इंटू चौड़ाई का जो मान है दोस्तों वह आपको दिया हुआ है 560 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात बताइए दोस्तों, छोटी सी चीज़ का ध्यान देना और इस बात को समझने का प्रयास करना। आप लोग, 2 बातें आपको दी गई है, यानी 2 संख्याएं आपको दी गई है। इस प्रकार का प्रश्न देखो संख्या पद्धति में भी हमें देखने को मिल सकता है कि 2 संख्याओं का योग 48 है और 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों?
560, तो बताइए वह दोनों संख्याएं क्या होगी। इस प्रकार का प्रश्न भी आपके पास आ सकता है। वही सेम कंडीशन बन रही है, दो संख्याओं को जोड़ते हैं तो 48 आता है, और अगर दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो कितना आता है हमारे पास 560। बताओ वह दोनों संख्याएं क्या होगी। जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि दो संख्याओं का योग या और गुणन दे दे, या फिर दोनों संख्याओं का अंतर और गुणन दे दे, तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, एक छोटा सा फॉर्मूला आप लोग यहाँ पे याद रखना, उससे आपको सहायता मिलेगी। फॉर्मूला है दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। a का मतलब है दोस्तों लंबाई और b का मतलब क्या है, चौड़ाई। तो आप लोग बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 48 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें ज्ञात करना है, और 4ab है दोस्तों, तो 4 इंटू ए बी का मान यानी लंबाई इंटू चौड़ाई कितना दिया हुआ है 560। देखिए यह आ जाएगा 48 इंटू 48 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4 इंटू 560। देखिए यहाँ से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालोगे तो माइनस का जो a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये इधर आते किसका हो जाएगा, प्लस का, और 4 इंटू 560 जो प्लस की संख्या है ये बराबर के इधर आते किसकी हो जाएगी, माइनस की संख्या। तो एक तो हम क्या करेंगे कि 48 को किससे गुणा करेंगे, 48 से, तो यह आ जाएगा 8 अंटे 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38, 4 आटे 32 का 2 हासिल 3, 4 चौको 16, 17 18 19। तो ये प्राप्त होगा दोस्तों 4, 8 2 10 की 0 हासिल 1, 9 और 3 13 का 3 हासिल 1, ये आ गया दोस्तों 2304। ठीक है, तो 48 इंटू 48 हमें प्राप्त होता है 2304। और देखिए 560 को 4 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 560 इंटू 4 यानी 0, 4 छक्की 24 का 4 हासिल 2, 4 पंजे 20 और 2 22, कितना आया 2240। ठीक है, यह आ गया 2240 बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझिएगा आप लोग इस बात को ध्यान से। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 48 इंटू 48 को हमने गुणा किया तो ये हमें कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 2304। ठीक है, 48 इंटू 48 कितना प्राप्त हुआ, 2304, ये आ गया। फिर ये जो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर के इधराती किसका हो गया, प्लस का। ठीक है, और दूसरी बात कि ये जो इधर 4 इंटू 560 है इसको हमने गुणा किया तो कितना आया 2240, तो ये प्लस की संख्या इधराती किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 48 इंटू 48 आ गया 2304। फिर ये 4 इंटू 560 हमने सोल्व किया तो कितना आया 2240, तो ये प्लस का 2240 बराबर की इधराती किसका हो जाएगा, माइनस का 2240 बराबर। अब ये जो माइनस आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर की इधराती किसका हो गया, प्लस का, तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बचेगा दोस्तों आपके पास कितना 64, स्क्वायर हटाओगे सामने अंडूर लग जाएगा, अंडूर 64 का मान क्या आ जाएगा 8, यानी a माइनस बी का जो मान है वह आपको कितना प्राप्त हुआ 8। अब दो बातें आपके पास आ गई कि लंबाई को और चौड़ाई को जोड़ते हो तो बताओ कितना प्राप्त होता है आपको 48, और जब लंबाई को और चौड़ाई को आप लोग क्या करते हो, घटाते हो, तो कितना प्राप्त होता है 8। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनको जोड़ने पर तो कितना आ जाए 48 और उनको आपस में घटाने पर कितना आ जाए 8। तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 और 28, क्योंकि आपको पता है 20 और 28 को जब हम लोग जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है 48। ठीक है, और अगर 28 में से 20 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है 8। तो कहने का मतलब ये हो गया दो ऐसी संख्याएं जिनका योग 48 हो और उनका अंतर 8 हो, तो वह संख्याएं कौन कौन सी प्राप्त होगी हमें, वो प्राप्त होगी दोस्तों 20 और कितनी 28।
इसको आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं कि दो संख्याओं का योग यानी a प्लस बी आपको कितना दिया, ये दिया दोस्तों 48, और दोनों संख्याओं का अंतर यह आपको कितना दिया 8। तो देखिए जब समीकरण 1 और 2 को आप लोग घटाओगे, ठीक है, ये मान लो इनको जब आप जोड़ोगे तो अगर समीकरण 1 और 2 को आप लोग जोड़ते हैं तो प्लस के बी से माइनस का बी कट जाएगा, ए में ए को आपने जोड़ा तो आ गया 2a, और 48 में 8 जब आप 8 को जोड़ोगे तो 8 8 16 का 86 1, ये कितना आएगा 56। 56 में जब 2 का भाग दोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा आपके पास 28, और जब 48 में से 28 घटाओगे तो ऑटोमेटिक आपके पास जो बी का मान है वो कितना आ जाएगा 20। तो बताइए लंबाई कितनी आई दोस्तों 28 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी आई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। दोनों के बीच में हमें निकालना है अनुपात, तो ये आ जाएगा दोस्तों 28:20 यानी 14:10 यानी 7:5। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्यारे मित्रों आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद यदि आगे हम बात करें तो आगे आता है दोस्तों प्रश्न नंबर 14। देखिए प्रश्न नंबर 14 है कि एक 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उतना ही है जितना कि एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज का संगत शीर्षलंब क्या होगा। देखिए दोस्तों एक त्रिभुज का जो संगत शीर्षलंब होता है वो यहाँ पर किसका कार्य करता है, उस त्रिभुज की ऊंचाई का काम करता है। तो आप लोग समझने का प्रयास करना कि एक 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, बताइए त्रिभुज का जो दोस्तों आधार है, ये त्रिभुज का आधार आपको प्रश्न में कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है दोस्तों आपको 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर आधार वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर है, वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो मेन चीज आपके पास ये निकल के आएगी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो बताइए दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार, बताइए आधार आपको प्रश्न में कितना दिया हुआ है 8, इंटू ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr² यानी 22/7 इंटू r²। बताइए त्रिज्या कितनी दी गई है आपको दोस्तों 8। तो आप लोग कहेंगे कि सर 8 से 8 कट जाएगा और 2 से 22 कटेगा दोस्तों कितनी बार 11 बार, ठीक है। ऊंचाई यहाँ से आप लोग ज्ञात करते हैं तो ये प्राप्त हो गया आपको 11 8 88, और 88 में किसका भाग दोगे दोस्तों 7 का, ठीक है। देखिए आंसर आपको किस में दिया हुआ है पाई में दिया हुआ है। अगर आंसर आप लोग पाई में निकालोगे तो सिंपल सी बात है ये आ जाएगा आपका 1/2 इंटू आधार जो कितना दिया हुआ था दोस्तों 8 इंटू ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी थी, और πr², पाई को ऐसे कैसे रख देंगे r का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों 8 इंटू 8, तो 8 से 8 कट जाएगा और यह आ जाएगा दोस्तों आपका 2। देखिए गुणा की संख्या है, ये बराबर के इधर जाएगी तो कहाँ चली जाएगी, सॉरी भाग की संख्या है तो भाग की संख्या बराबर के इधर कहाँ चली जाएगी गुणा में, तो ये गुणा हो जाएगा दोस्तों किससे 16 से। 16 को पाई से गुणा करोगे तो बताइए शीर्षलंब ऊंचाई कितनी प्राप्त होगी आपको 16 पाई। यानी आप लोग कहोगे कि सर ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेमी है। देखिए दोस्तों एक वर्ग आपने बनाया, ठीक है, इस प्रकार से हमने एक वर्ग बना दिया। अब मैंने आपसे कहा कि वर्ग जो है ना, इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है 24 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा दोस्तों इसकी 24 सेंटीमीटर है,
और हमें पता है कि वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान माप की होती है। चलिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 24 सेंटीमीटर है, इस पर 1 सेंटीमीटर भुजा की वर्गाकार ईंट लगाई गई है। अब आपने क्या किया दोस्तों, इस वर्ग के ऊपर क्या करी, ईंटें लगाई। ईंट जो आपने लगाई वो भी किसके आकार की लगाई, बताओ, वर्ग के आकार की। ये क्या है आपकी दोस्तों, यह है आपकी वर्गाकार ईंट। ठीक है, आपको बताना है ईंट की जो माप है, भुजा ये दी गई है आपको 1 सेंटीमीटर। तो बताओ वर्ग का जो प्रत्येक विकर्ण है, यानी वर्ग के 2 विकर्ण होते हैं, तो वर्ग का जो ये प्रत्येक विकर्ण है दोस्तों, ये प्रत्येक विकर्ण कितनी ईंटों से गुजरेगा। प्रत्येक विकर्ण का मतलब दोनों विकर्ण जो है वो बताइए कितनी ईंटों से होकर गुजरेंगे। तो एक बात बताओ, मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई फर्श है, फर्श किसके आकार का है, वर्ग के आकार का है, लंबाई चौड़ाई बराबर है। फिर मैंने कहा उस फर्श पे हमने क्या लगाई, टाइलें लगाई, टाइलें भी किसके आकार की लगाई, वर्गाकार लगाई। तो आप बताओ जब हम उसके विकर्ण निकालेंगे, ठीक है, यानी विकर्ण क्या होता है, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, तो बताओ विकर्णों के ऊपर कितनी टाइलें जुड़ेगी। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आप लोग एक काम कीजिए, एक बार निकालिए वर्गाकार फर्श का विकर्ण और एक निकाल लीजिए वर्गाकार ईंट का विकर्ण। देखिए वर्ग का जो विकर्ण है ना दोस्तों, ये वर्ग का विकर्ण क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण हमें प्राप्त होता है प्यारे मित्रों, वर्ग का विकर्ण आता है भुजा √2। बताओ वर्ग का विकर्ण क्या आता है, भुजा √2। वर्ग का विकर्ण भुजा √2 होता है। तो देखिए वर्ग की भुजा कितनी थी, 24, तो ये आ गया 24√2। इसी प्रकार मैं निकालूंगा। अब ये दोस्तों जो 24√2 प्राप्त हुआ, ये क्या है, इस वर्गाकार फर्श का क्षेत्रफल। हमें चाहिए वर्गाकार ईंट का क्षेत्रफल, तो वही आएगा कि भुजा √2, भुजा कितनी दी गई थी, 1√2, यानी ये आ गया √2। तो आप लोग ये कहोगे कि इस वर्गाकार फर्श का विकर्ण, ये तो आ गया साहब 24√2, और वर्गाकार ईंट का जो विकर्ण है ये आ गया √2। आपको बताना है कि कितनी ईंटों से होकर गुजरेगा, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ईंटों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस बड़े वाले विकर्ण में किसका भाग दोगे, छोटे वाले विकर्ण का। तो 24√2 में √2 का भाग दोगे, √2 से √2 कट जाएगा, 24 आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कहता है कि एक प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। देखिए प्लाट की जो लंबाई आएगी ना, ये लंबाई दोस्तों चौड़ाई की कितनी गुनी आएगी, 5 गुनी। प्रश्न क्या कहता है कि एक प्लाट की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। चलिए उस प्लाट में एक खेल का मैदान है। चलो साहब देखो लंबाई चौड़ाई की बात आ गई, मतलब प्लाट किसके आकार का है, आयत के आकार का है। मैं कहूँ यह आयताकार कोई प्लाट है दोस्तों। अब इस प्लाट में आपने क्या बनाया, ये खेल का मैदान बना दिया, यह आ गया आपका खेल का मैदान। देखो प्लाट जो है ये बड़ा वाला है, प्लाट में आपने क्या बना दिया दोस्तों, खेल का मैदान। प्रश्न देखो क्या कहता है, जिसका क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल 245 वर्ग मीटर है, जो पूरे प्लाट का आधा है। एक बात मुझे बताइए, खेल के मैदान का क्षेत्रफल, दोस्तों ये जो खेल का मैदान है ना, इसका क्षेत्रफल प्रश्न में कितना दिया, आप कहोगे सर ये दिया हुआ है 245 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर। एक बात बताइए मुझे, देखो हमारे पास कोई प्लाट है, प्लाट की जो लंबाई आएगी वो चौड़ाई से 5 गुनी आएगी। मान लो साहब मैंने आपसे कहा दोस्तों अगर मैं इसकी चौड़ाई को x मान लूँ, तो आप कहोगे x को 5 से गुणा कर दो भाई साहब, लंबाई कितनी आ जाएगी, 5x। आपने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, लंबाई चौड़ाई आ गई। फिर मैंने आपसे कहा कि प्लाट है ना, इसके अंदर हमने क्या बना दिया, खेल का मैदान बना दिया।
और मैंने कहा खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है 245 वर्ग मीटर। अब ये जो देखो 245 वर्ग मीटर है, ये आधा है किसका, पूरे प्लाट के क्षेत्रफल का। तो मैं यार आपसे कहूँ, अगर मैं इस आधे को क्या कर दूं, पूरा कर दूं, तो कोई भी चीज आधी होती है और उस आधी को जब हम लोग पूरा करते हैं तो पूरा करने के लिए किससे गुणा करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो मैंने कहा यार 245 को 2 से गुणा कर दो। जब 245 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास 2 पंजे 10 की 0 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 490 मीटर स्क्वायर। आप लोग क्या कहोगे कि सर अब देखो 45 दूनी 90, 2 दूनी 400, 490 मीटर स्क्वायर आ गया ना। अब ये बताओ 490 मीटर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल आ गया, ये आ गया दोस्तों पूरे प्लाट का, क्योंकि खेल का मैदान आधा था, आधे को पूरा करने के लिए 2 से गुणा किया। तो बताओ पूरे प्लाट का क्षेत्रफल कितना आ गया, आपने कहा 490 आ गया। मैं कहूँ प्लाट किसके आकार का है, बोले आयत का आकार का है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। बताओ लंबाई कितनी थी 5x इंटू चौड़ाई कितनी थी दोस्तों x, बराबर में कितना दिया हुआ है क्षेत्रफल, आप कहोगे 490। मैंने कहा चलो 5 का भाग दो 490 में, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, यह आएगा दोस्तों 5 अंटे 5 नाम 45 और 5 अंटे 40 98। बताओ स्क्वायर टेगा तो सामने क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो दोस्तों अंडर रूट 98 है, अंडर रूट 98 को मैं लिख सकता हूँ 7 अंडर रूट 2। बताओ मैंने कैसे लिखा, क्योंकि 7 7 49 और 49 को 2 से गुणा करते हैं तो दोस्तों क्या आता है हमारा 98। तो यह हमें प्राप्त होता है प्यारे मित्रों 7 अंडर रूट 2 मीटर। ठीक है, x का मान आ गया दोस्तों। x हमने किसको माना था, चौड़ाई को। अगर चौड़ाई पूछता तो आपका आंसर होता 7 अंडर रूट 5। उसने क्या पूछा, लंबाई। बताइए लंबाई कितनी थी दोस्तों, 5x। तो 5 इंटू बताओ x का मान कितना आया, 7 अंडर रूट 2। तो 5 7 35 अंडर रूट 2 आपका क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर है हमारा 17। देखिए प्यारे मित्रों, प्रश्न नंबर 17 कहता है कि एक अर्धवर्त का परिमाप इसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इसके व्यास की लंबाई क्या होगी, माप किस में आनी चाहिए दोस्तों, आपकी मीटर में आनी चाहिए। चलो कोई बात कौन है, देखो सुनो यार ध्यान से। एक अर्धवर्त का परिमाप, देखो आप लोग है ना इसको सॉल्व करने का प्रयास करो, जल्दी से बताओ आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फटाफट सॉल्व कीजिए एक बार। चलिए देखो, एक अर्धवर्त का परिमाप, यह आ गया दोस्तों हमारा अर्धवर्त का परिमाप। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, अर्धवर्त का परिमाप है ना दोस्तों, वो किसके बराबर है, इसके क्षेत्रफल के संख्यात्मक रूप से बराबर है। अर्धवर्त का परिमाप किसके बराबर है, अर्धवर्त के क्षेत्रफल के। अर्धवर्त के क्षेत्रफल के। देखिए दोस्तों, अर्धवर्त का परिमाप यह होता है, ध्यान रखना, पाई आर प्लस का 2r। हमेशा याद रखना प्यारे मित्रों, अर्धवर्त का परिमाप जब भी पूछे तो याद रखना दोस्तों फॉर्मूला क्या आएगा हमारा, पाई आर प्लस का 2r। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल, देखो वर्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का चाहिए तो आधा कर दो, 2 का भाग दे दो, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 2। देखिए यहां भी दोस्तों पाई है, यहां भी, अच्छा सॉरी, यहां भी दोस्तों आर है, यहां भी आर है, कॉमन क्या ले लेंगे आर। एक बात बताओ दोस्तों, यहां से आर मैंने कॉमन ले लिया तो बताओ क्या बचेगा, पाई। क्या मैं पाई की जगह रख दूं 22/7, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का 2। समझना यार आप लोग इस बात को ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखो ये जो
दोस्तों यहाँ भी आ रहा है आर और यहाँ भी क्या आ रहा है बताओ आर। मैंने कहा दोनों जगह आर आ रहा है तो मैंने आर को कॉमन ले लिया। आपने कहा सर आर को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा पाई। मैंने कहा पाई का मान क्या आएगा 22/7। फिर प्लस का 2 आ गया दोस्तों बराबर। फिर देखिए आ गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताइए दोस्तों कि पाई का मान क्या रखोगे 22/7 इंटू आ जाएगा आर स्क्वायर और ये बटे में क्या आ रहा है दोस्तों 2। ठीक है, चलो अब देखिए ये आ गया दोस्तों आर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बताओ 22 एकम 22 प्लस 7 दूनी 14। तो दोस्तों ये आ जाएगा हमारा 22 और 14 कितने हो जाएंगे बताओ 4 और 2 6 2 और 1 3 यानी आ जाएगा दोस्तों 36/7। समझना एक बार 22 एकम 22 7 दूनी 14 22 और 14 कितना आ गया दोस्तों 22 और 14 हमारे प्राप्त हो गए 36 और नीचे आ गया 7 एकम 7 बराबर। अब देखिए 2 से कट जाएगा दोस्तों कितनी बार 11 आर स्क्वायर बटे में क्या आ गया 7। 7 से 7 तो कट गया, आर से आर भी कट जाएगा। कितने बचेंगे दोस्तों 36 और बराबर में कितना बचा 11। देखो नीचे वाले 7 से नीचे वाला 7 कट गया क्योंकि बीच में बराबर का चिंता समान संख्या कट गई। 7 से 7 तो कट गया। फिर देखिए इधर आर है इधर आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर का मतलब दोस्तों आर कितनी बार है 2 बार। एक आर से एक आर कट गया, इधर बचेगा 36 इधर बचे 11। यहाँ क्या बचेगा दोस्तों एक आर। अगर यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो बताओ 11 गुणा की संख्या इधर कहाँ चली जाएगी भाग में। तो आप लोग कहोगे 36/11 दोस्तों किसका आंसर आ जाएगा आर का। बताओ वर्त की त्रिज्या कितनी है दोस्तों 36/11। आपको बताइए किसका मान चाहिए व्यास चाहिए दोस्तों। तो व्यास आपको पता है 2 गुना होता है वर्त की त्रिज्या का। तो हम लोग क्या करेंगे 36/11 को 2 से गुणा कर देंगे। 36 दूना 72 और 72/11 मीटर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए इसके बाद यदि हम बात करें प्रश्न नंबर 18 की तो प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों कि 35 सेमी भुजा वाले वर्ग में। देखिए वर्ग की भुजा दी गई है 35 सेमी और 35 सेमी भुजा वाले वर्ग में एक वर्त बना हुआ है। चलिए सबसे पहले क्या करना है दोस्तों आपको, जैसे मान के चलिए मैंने आपसे कहा ये कोई वर्ग है और इस वर्ग के अंदर दोस्तों देखो अब समझिएगा आप लोग एक एक चीज को ध्यान से। देखिए मैंने आपसे कहा कि हमारे पास एक वर्ग है और ये जो वर्ग दिया हुआ ना दोस्तों ये वर्ग हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि इसकी भुजा कितनी है 35 सेमी। तो मैंने आपसे कहा यार ये भी 35 है ये भी 35 है ये भुजा भी 35 है और बताओ ये भुजा भी कितनी है दोस्तों 35। तो ये भी आ गई आपकी 35 सेंटीमीटर, ये भी आ गई 35 सेंटीमीटर। इसी प्रकार ये दोनों भी कितनी आ गई दोस्तों 35 सेंटीमीटर। ये वर्ग की भुजाएं आ गई। फिर प्रश्न कहता है कि 35 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक वर्त बना हुआ है। वर्त बना दिया, वर्ग के शेष भाग का, इस वर्ग के शेष भाग का जो वर्त से घिरा हुआ नहीं है। अब बताओ ऐसा भाग बताओ जो किसका शेष भाग हो वर्ग का और किससे घिरा हुआ नहीं हो वर्त से घिरा हुआ नहीं हो। तो बताओ दोस्तों वो जो आपका भाग होगा वो ये वाले कोने आ जाएंगे चारों तरफ के। इस शेष भाग का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो सिंपल सी बात आपको दिखाई दे रही है। आप लोग कहोगे कि सर अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर वर्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा शेष भागों का क्षेत्रफल। तो याद रखना शेष भागों का क्षेत्रफल कब आएगा
जब पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से किसको घटा देंगे दोस्तों, वर्ग के क्षेत्रफल को। एक बात मुझे बताइए, मैं कहूं बताओ वर्ग का क्षेत्रफल, बोलो क्या चाहिए आपको, वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल तो होता है भुजा स्क्वायर। मैंने कहा भुजा दी हुई है 35, तो 35 को 35 से गुणा कर दो यार, ये आ जाएगा आपका 1235। एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, है ना, शायद 1225 आएगा। देखो 35 इंटू 35, 55 25 का 5 हासिल 2, 5 तिया 15, 16 17, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। ये आ जाएगा दोस्तों आपका 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए प्यारे मित्रों, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया बताओ, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। वर्ग के अंदर क्या बना हुआ है, वर्त। वर्त का क्षेत्रफल निकालो दोस्तों। वर्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वर्त की त्रिज्या चाहिए, और वर्त की त्रिज्या जो आएगी वो क्या आ जाएगी, इस 35 की आधी। क्योंकि आपको पता है वर्ग के अंदर चारों तरफ की माप कितनी आती है, बराबर आती है। यहाँ से यहाँ तक की माप अगर 35 है तो ये टोटल क्या कहलाएगा दोस्तों, इस वर्त का व्यास, और वर्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो आधी कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी दोस्तों कितनी, 35/2। हमें चाहिए वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2, ये देखिए 7 से कट जाएगा, 7 पंजे 35, 2 से कटेगा कितनी बार, 11 बार, 11 पंजे 55। तो आप क्या करोगे दोस्तों, 55 को गुणा कर दोगे 35 से, किसका भाग दे दोगे, 2 का। समझना आप लोग ध्यान से, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान रखा 22/7 इंटू आर स्क्वायर 35/2 इंटू 35/2। तो दोस्तों 2 से कट गया 22, 11 बार, 11 पंजे 55, 55 को गुणा कर देंगे 35 से, और किसका भाग देंगे, 2 का। जब 55 को 35 से गुणा करके 2 का भाग देंगे दोस्तों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस वर्त का क्षेत्रफल। अब आपको कुछ नहीं करना, वर्त के क्षेत्रफल को बताओ किस में से घटाओगे, 1225 में से। आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, इन शेष भागों का क्षेत्रफल। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, आपको खुद को सोल्व करना है, बिल्कुल इजी चीज है। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 से प्यारे दोस्तों कि एक समांतर चतुर्भुज, देखिए हमारे पास एक इस प्रकार से कोई समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है दोस्तों, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। अब देखो एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण बगल वाले कोण का 4/5 भाग है। मैं आपसे कहूं दोस्तों, अगर इस कोण को मैं x मान लूं तो इसके बगल वाला कोण ये हो जाएगा, तो ये है ना, इस x का क्या आएगा, 4/5 यानी 4x/5। सिंपल सी बात है, समझो। समांतर चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। और अगल बगल वाले कोणों का योग जो है वो कितने डिग्री होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो आप लोग मुझे बताओ, प्रश्न ये कहता है कि यदि एक कोण जो है वो उसके बगल वाले कोण का 4/5 है। मैंने आपसे कहा कि अगर एक कोण को x मान लूं तो x का 4/5 हो जाएगा दोस्तों 4x/5। आपको पता अगल बगल के कोणों का योग समांतर चतुर्भुज में कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो आप लोग कहोगे कि सर x प्लस का 4x/5 बराबर 180, इसको सॉल्व करेंगे। x के बटे में कुछ नहीं, एक मान लिया, 5 को x से गुणा किया 5x, 5x में 4x जोड़ दिया 9x, नीचे आ गया 5 एकम 5 बराबर 180। तो 9 दूनी 18 20, 5 भाग की संख्या बराबर के इधर चली जाएगी गुणा में, यह आ जाएगा दोस्तों 20 पंजे 100। बताइए x का मान कितने डिग्री आएगा दोस्तों, 100। x का मान आ गया प्यारे दोस्तों 100 डिग्री। तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो यह आ जाएगा 4 × 100/5, तो यह आ जाएगा 5 का भाग देंगे 100 में कितनी बार जाएगा, 20 बार, और 20 चौक 80 डिग्री। तो समझिए दोस्तों, अगर ये कोण 100 डिग्री 80 है तो ये कोण भी क्या आएंगे 100 डिग्री और 80। तो
तो हमारा आंसर आ जाएगा 80, 100, 80, 100, राइट। इस प्रकार से आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है समांतर चतुर्भुज से संबंधित। आज का दोस्तों हमारा लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 आपसे कहता है कि एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 मीटर है। दोस्तों सम चतुर्भुज, देखो सम चतुर्भुज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान माप की होनी चाहिए, और उसके विकर्ण आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर क्या करने चाहिए दोस्तों, प्रतिच्छेद करने चाहिए। तो देखिए सम चतुर्भुज की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा चतुर्भुज है दोस्तों जिसकी ये चारों भुजाएं क्या है, समान माप की है, और इसके जो विकर्ण है दोस्तों, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इस प्रकार से। तो दो बातें आप लोगों को याद रखनी है। सम चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान माप की होती है और दोनों विकर्ण जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो बताइए एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 मीटर है। प्रत्येक भुजा दोस्तों आपको 5 मीटर दी गई है। इस प्रकार से देखना प्रत्येक भुजा जो है वो आपको कितनी दी गई, इसमें 5 मीटर। तो देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों कि प्रत्येक भुजा इसकी है ना 5 मीटर है। तो आप लोग कोशिश करना है इस प्रश्न को स्वयं सोल्व करने की। देखो किस प्रकार से आपको सोल्व करना है। सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 5 मीटर है और एक विकर्ण 6 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक बात बताइए, एक विकर्ण आपका 6 मीटर है, विकर्ण क्या करता है दोस्तों, समद्विभाजित करता है। 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 मीटर। समझो केंद्र की जब बात करते हैं दोस्तों तो आपको पता है दोनों जो विकर्ण है ना वो केंद्र के ऊपर 90 डिग्री के कोण पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। 90 डिग्री के कोण पर वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको पता है उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा कि 4 आपके पास समकोण त्रिभुज बनेंगे, और एक समकोण त्रिभुज का जो तीनों भुजाएं आएगी वो उसमें आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाले तो कितनी दी गई है, 5। जब आप लोग उसके विकर्ण को समद्विभाजित करोगे तो 6 का आधा हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर होगा 3 × 9, 5 का स्क्वायर होगा 25, 25 में से 9 घटाया 16, अंडर 16 का मान आ जाएगा 4। दूसरे विकर्ण की माप कितनी आएगी, 4 4 टोटल 8। आपको चाहिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दिए गया था प्रश्न में 6, दूसरा विकर्ण आपको ज्ञात करना है, तो दूसरा विकर्ण आ जाएगा 4 और 4 8, तो 8 × 48, 48 में दोस्तों आप लोग 2 का भाग दोगे तो 24 जो है वो आपका क्या आ जाएगा, फाइनली करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम इससे संबंधित आगे नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों को जय हिंद, जय भारत।